हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं और जिनका टॉपिक है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। ये लोक प्रशासन का बेसिकली एक टॉपिक है, तो जिसको करेंटली मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है और इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने पी वाई क्यू को देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं अब तक, और जो बीए के एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो आप ध्यान रखें कि आंसर, करेक्ट आंसर कैसे लिखें, ठीक है। करेक्ट आंसर्स कैसे लिखा जाता है। आप लोग बस केवल स्टार्ट करते हो और द एंड कर देते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सही वे में आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, कहाँ पे पैराग्राफ डालना है, कहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए क्या करना है, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन का तरीका है, क्या क्या कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है नीति आयोग के बारे में है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग के क्या कार्य होते हैं और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। क्या चैलेंजेस है नीति आयोग के और क्या इसके फंक्शंस हैं, तो इसी के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के कार्य, तो हमें डायरेक्टली कभी भी नीति आयोग के कार्य को नहीं लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में हमें क्या करना होता है, थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में बताना होता है कि ये क्या है, कैसी संस्था है, क्या काम करती है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको इंट्रो में हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि नीति आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो क्या इसका उद्देश्य है, इस तरीके से थोड़ी बहुत चीजें हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन में इसको हम बता के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आप आंसर को लिखें तो आपका पहला वे क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में जरूर लिखें। जिस चीज के बारे में पूछा गया है, जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में आप इंट्रो जरूर डालें, ठीक है। अब देखिए, नीति आयोग क्या है, भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर ये क्या है, बनाया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक नया संस्थान है जो किसके स्थान पर बनाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर यह बनाया गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या है, इसी इंट्रो में हम और चीजें क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि यह संस्थान, ठीक है, जो नीति आयोग है, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करेगा। तो इतना बता करके हम क्या करेंगे, इस आंसर को स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, नीति आयोग इज अ रिलेटिवली न्यू इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्म्ड द formed by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग क्या है, बनाया गया है। ऑन 1 जनवरी 2015 अ कैबिनेट रेजोल्यूशन गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस न्यू इंस्टीट्यूशन वाज इश्यूड, ठीक है। यह इसकी जानकारी हमें कब मिलती है, मंत्रिमंडल के एक रेजोल्यूशन से, एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन से हमें यह पता चलता है कि एक संस्था बना दी गई है जिसका नाम क्या है, नीति आयोग है, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूट विल सर्व एज अ थिंक टैंक, ठीक है। आपको ये क्या करना है, आपको जो मैंने इसमें ब्लू कलर में टिक किया है, तो ये आपको भी हाईलाइट करके लिखना होता है आंसर में, तभी आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड इट विद डायरेक्टिव एंड पॉलिसी डायनामिक्स, ठीक है। ये हमें क्या करेगी, ये हमें निर्देशात्मक और नीतिगत कुछ पॉलिसीज होती हैं, उनमें हमें आगे बढ़ने में ये पॉलिसी क्या करती है, हमारी मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जब हम भी लिखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहिए हमें, ठीक है। मुश्किल से 3 से 4 लाइन में आप, या 3-4 लाइन में आप इसको क्या कर दें, क्लियर कर दें, ठीक है। आप इंट्रो के बारे में बता देंगे इतने में।
अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब नीति आयोग के कार्य के बारे में बताना है, इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, भूमिका और कार्य दोनों एक ही होते हैं, क्या रोल है इसका, क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमें बताना है। फिर हमें क्या बताना होता है, फिर चैलेंजेस बताने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं चैलेंज, इसके क्या वर्क्स हैं। अब देखेंगे नीति आयोग के क्या कार्य हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अब देखिए नीति आयोग को देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बूस्टर माना जाता है, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने में मदद करेगा। ठीक है, तो आपको जब नीति आयोग का कार्य लिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट या फिर सेकेंड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट्स डाल के लिखेंगे। और पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखना कि इसी में बिल्कुल इसी में घुसा दिए पॉइंट्स, ये दिख नहीं रहा ना। तो पॉइंट्स जब भी लिखें तो उसको पॉइंट्स को पता चलना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि पॉइंट्स में आंसर लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, तो उन सब चीज़ों का भी आप जरूर ध्यान रखें। जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर तभी आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, नीति आयोग का दूसरा कार्य क्या है। नीति आयोग जो है भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देश में सतत विकास के लिए एक थिंक टैंक और उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि भारत में परिवर्तन के लिए जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सतत विकास के लिए यह एक थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है नीति आयोग का, इसके कार्यों में क्या क्या शामिल होता है, दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं तैयार करना शामिल है। दूसरी बात, इसके कार्यों में और क्या शामिल है, राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों के बीच क्या करना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य क्या करें, दोनों मिलकर के अच्छी तरीके से किसी भी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष न उत्पन्न होने पाए। और जो नवाचार और अनुसंधान को भी क्या करना है, बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में शामिल है। ठीक है, नीति आयोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट बना के आप जरूर लिखेंगे। नीति आयोग इज कंसीडर्ड टू बी बूस्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री which help which will help India develop as a strong economy on the global stage। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे नीति आयोग इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, ये वर्क करता है। कैटलिस्ट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है, इट फंक्शंस इंक्लूड formulating long-term strategic plans, promoting cooperative federalism among states and promoting innovation and research। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें थिंक टैंक के वर्क के रूप में कार्य किया जाता है जो हमारी नीति आयोग करती है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में जब भी आप लिखें तो इस तरीके से पॉइंट्स जरूर बनाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है नीति आयोग के बारे में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट में बनाऊंगा 15 से 20 मिनट में, जिससे कि आपका वीडियो ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट में आप डाल लें, मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं किए थे, आप नंबर 4, 5 करके यहाँ पे जरूर मेंशन कर लेंगे पॉइंट को। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, नीति आयोग पूरे भारत में समावेशी विकास और संतुलित विकास सुनिश्चित करने, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, तो जो नीति आयोग है हमारा, ये पूरे भारत में एक समावेशी विकास को आगे बढ़ाना और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि विकास ऐसा नहीं जो विनाश में परिवर्तित हो जाए, यानी विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो भी उतना ही लाभ ले सके जितना कि हम इस समय ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 वाला पॉइंट, नीति आयोग के कार्यों में इसके रणनीति बनाना और राज्यों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सलाह भी ये प्रदान करता है। ठीक है, नीति आयोग जो है हमारा राज्यों के बीच में क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है, जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, इन सबको क्या करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों, उन सबको यह तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। तो तकनीकी सलाह प्रदान करना भी इसका क्या है,
एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। नीति आयोग प्लेज अ की रोल in a recommending policy measures to address economic and social challenges, ensuring inclusive growth and balanced developed across India, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ नीति आयोग include formulating strategies, policies and providing technical advice to the state, center and union territories, यानी जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी स्टेट्स हैं, जो हमारे जो भी चीजें उनको क्या करता है, ये टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है नीति आयोग, ठीक है। अब हमने देख लिया कि नीति आयोग के क्या कार्य हैं, नीति आयोग की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में देख लिया इंट्रोडक्शन में, नीति आयोग के क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य हैं। अब हमें क्या देखना है, हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि नीति आयोग की क्या है, नीति आयोग के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। चुनौतियों को देखते हुए हम अपने आंसर को क्लोज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी आंसर लिखेंगे तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको देखना है, बट आप आंसर को वीडियो को पूरा देखें। अब देखते हैं नीति आयोग के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं इसके सामने, ठीक है। चैलेंजेस बिफोर नीति आयोग। अब आप चैलेंजेस को भी आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में डालने का फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो आपको लगभग, अगर आपने पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, सही तरीके से लिखा है आपको आंसर, तो आपको 18 से लेकर के 17 से 18 नंबर तक आपको करेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छी राइटिंग है आपको तो 19 नंबर तक भी मिल जाएगा। इसमें हम लोग 19 नंबर तक भी प्रोवाइड करा देते हैं, बट जो स्टूडेंट सही लिखता है और जो करेक्ट वे में, जिसकी सही राइटिंग भी होती है, जो रीडेबल हो, ठीक है, उस तरीके से जो भी लिखता है तो उसका हम लोग प्रॉपर नंबर देते हैं, उसमें नंबर में नहीं कटौती करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। नीति आयोग की व्यापक भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इसे वित्त आयोग की तरह संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए, ठीक है। इसके सामने एक चैलेंज यह है कि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है ये, ठीक है। तो इसके सामने एक चैलेंज यह भी है कि संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर हमें इसके कार्यों को और अच्छे तरीके से करवाना है या नीति आयोग को और अधिक सफल बनाना है, सक्सेस बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और पावर देने की जरूरत है, और फ्रीडम देने की जरूरत है, और हमें वित्त आयोग की तरह क्या करना चाहिए, इसे संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए। वित्त आयोग की संरचना आर्टिकल 280 में कही गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसको भी एक संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। तो इसे एक तो संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला हुआ है, इसीलिए इसके सामने एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चैलेंज क्या है इसके सामने, नीति आयोग की संरचना को देखते हुए यह आशंका जताई जाती है कि इस पर नौकरशाही के हावी होने का क्या है, खतरा है, ठीक है। नीति आयोग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर में जो भी मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य आते हैं, उसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासक या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, इन सब के अलावा इनमें जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका दबदबा सबसे ज्यादा होता है, उनका जो एक कहते हैं डोमिनेशन उनका ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब तीसरा चैलेंज देखते हैं इसके सामने क्या है, नीति आयोग के साथ विभिन्न मंत्रालयों के संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि अनेक मुद्दों पर ओवरलैपिंग की संभावनाएं भी बनी रहती है, ठीक है। अगर नीति आयोग कुछ और कहता है, दूसरे मंत्रालय, मिनिस्ट्री कुछ और कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की राय अलग होती है, इसीलिए नीति आयोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इसके सामने एक चैलेंज और बना हुआ है ये। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, फर्स्ट पॉइंट देखें इसमें, ठीक है। कंसीडरिंग द ब्रॉडर रोल ऑफ एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग, इट शुड बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना चाहिए, किसकी तरह, लाइक अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिससे कि और इसको क्या मिले, इसको और ऑटोनॉमी मिले, ठीक है। अगर ये और ऑटोनॉमी हो जाएगी, अभी ये स्वायत्त नहीं पूरी तरीके से, इसके पास प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं है। एक तो इसकी समस्या ये है, ठीक है, पूर्ण स्वायत्तता इसके पास
नहीं है, स्वायत्तता की कमी है इसके पास। जब इसको प्रॉपर ऑटोनॉमी मिल जाएगी या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, तब यह क्या हो जाएगी, तब यह और अच्छे तरीके से काम करेगी। अभी इसके सामने यही एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज है लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, इट इज क्लियर दैट वेयर इज ए डेंजर ऑफ इट बीइंग डोमिनेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यानी कि अभी भी नीति आयोग के अगर स्ट्रक्चर को देखें हम, तो हमें यह लगता है, हमें यह फील होता है कि इसमें अभी ब्यूरोक्रेसी का क्या हुआ है, डोमिनेंस बना हुआ है, ठीक है। तो एक चैलेंज और यह है कि डोमिनेंस का प्रभाव, सॉरी ब्यूरोक्रेसी का भी डोमिनेंस इसमें बना हुआ है। अगर थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड चैलेंज क्या है इसके सामने, लाइक अ रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज विद नीति आयोग, एज देयर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑन मेनी इश्यूज, ठीक है। यानी कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ओपिनियन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीति आयोग के ओपिनियन और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ओपिनियन में क्या होता है, क्लैश होने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है, संघर्ष होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से एक चैलेंज और भी यह माना जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 3 चैलेंजेस लिख देंगे, ठीक है, 3 चैलेंजेस अगर लिख देंगे आप, तो आपका इस तरीके से कंप्लीट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके सामने चैलेंजेस के अलावा हम क्या देखेंगे, चैलेंजेस हमने देख लिया और चैलेंजेस के अलावा हम देखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। आपको कभी भी जो चीज पूछा जाए आपको कंक्लूजन जरूर देना होता है, ठीक है। आपको बिना कंक्लूजन दिए अपने आंसर को क्लोज नहीं करना है, आप अपने कंक्लूजन को जरूर ऐड करें, ठीक है। देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन को आप पॉइंट्स में ना लिखें तो ही बेहतर होता है। हमेशा कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो निष्कर्ष है वो एक तो या तो सुझावात्मक होना चाहिए, या तो आप इसमें कोई सुझाव दें, या तो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा होना होगा तो और ज्यादा बेहतर चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, नीति आयोग की सफलता मुख्यतः केंद्र राज्य समन्वय पर निर्भर रहेगी, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों को अपने विश्वास में लेने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सहकारी संघवाद को बढ़ाएं, अगर हम केंद्र और राज्य के संबंधों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, तो हमारा नीति आयोग जो संस्थान बनाया गया है, ये इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है, वो और अच्छे तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। यदि अंतर्राज्यीय परिषद के साथ साथ नीति आयोग का समन्वय, कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया जाए, बेहतर ढंग से किया जाए, तो एक वांछनीय कदम हो सकता है ये। हम नीति आयोग को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंसर को लिखेंगे तो आपका ये बेस्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा आंसर इसीलिए माना जाएगा आपका। देखिए, मैंने जो आपको आंसर शीट, जो आपके मार्क्स असाइनमेंट्स के शेयर किए हैं ग्रुप में, आपके मार्क्स कम क्यों मिले हैं, क्योंकि आप लोगों ने कंक्लूजन नहीं लिखा उसमें। एक तो कंक्लूजन न लिखने के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों ने मिस्टेक की है, ठीक है। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है पढ़ाते टाइम पे कि आप जब भी आंसर को लिखें, एक तो जो चीज पूछा जाए उसके बारे में आप इंट्रो में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम में द सक्सेस ऑफ नीति आयोग विल मेनली डिपेंड ऑन सेंट्रल स्टेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। देयरफॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू टेक द स्टेट्स into his confidence. It would be a desirable step of नीति आयोग. It is better coordinated with the interstate council, ठीक है। तो अगर हमें कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नीति आयोग को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह सहकारी संघवाद का जो आइडिया है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है, इसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमें इंटर स्टेट जो काउंसिल है हमारी, ठीक है, उसके साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से, बेटर वे में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी हमारा जाके नीति आयोग और अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी आंसर लिखेंगे, आप अपना कंक्लूजन जरूर डालें। बिना कंक्लूजन के आपका आंसर अधूरा होता है। अगर आप मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो आप अगर कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपको मुश्किल से 3 से 4 मार्क्स हम लोग ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बाकी अदर टीचर्स क्या कैसे देते हैं वो मुझे नहीं आइडिया, मैं तो 4 से मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स देता हूँ, ठीक है।
कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंक्लूजन से ये पता चलता है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, ठीक है, आपकी क्या राय है, आप कैसे अपना ओपिनियन देकर के नीति आयोग को और अच्छा तरीके से और बेहतर तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि जो सरकारी संस्थान हमारे हैं, जो जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या वे अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ओपिनियन जरूर दें। ठीक है, तो अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं, अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को आप समराइज करके लिख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आपको 10 में से, मेरा जहां तक मानना है, मैं आपको 8 से 9 नंबर इसमें प्रोवाइड करा दूंगा आसानी से। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है तो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर हम देखेंगे कि अगर नीति आयोग और योजना आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, कभी कभी लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार करें अपना। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, उन दोनों की, नीति आयोग की और प्लानिंग कमीशन की, और नीति आयोग की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन टॉप टू बॉटम काम करता है, कौन बॉटम टू अप काम करता है, इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। आपके जानने में, आपके नॉन में जो भी स्टूडेंट्स हों, उनको जरूर शेयर करें चैनल को, क्योंकि ये बेस्ट आंसर आपको, पॉसिबिलिटीज यही है, मैक्सिमम के क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।